नमस्ते। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि झूठ के कोई सर पैर नहीं होते। आप उसकी मुंडी पकड़ने जाओ तो भी हाथ से निकल जाता है कि वो मुंडी होती नहीं। उसको पैर से पकड़ने की कोशिश करो तो पैर होते नहीं, क्योंकि झूठ होता ही नहीं। झूठ एक छलावा होता है। झूठ हमारे दिमाग में एक भ्रम खड़ा कर देते हैं, बस वही झूठ है। और ये झूठ सदियों से पीढ़ियों से चलता आया है। हाँ, हमारा सोचने वाला दिमाग जो है उसको भ्रमित करने की जो कोशिश करती की जाती है उसको झूठ कहा जाता है। लेकिन वो फैला जाता है, और हाँ या ना, हाँ या ना में जो फंसे हुए लोग होते हैं उनके लिए झूठ एक डरावनी चीज होती है। अनाकलनीयता, भविष्य भविष्य कहने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। उसमें से 90% हमेशा झूठ साबित होते हैं। फिर भी लोग भविष्य बताने वाले के ओर क्यों जाते हैं? क्योंकि जो अनिश्चितता है, अनाकलनीयता है, वो इंसान को डराती रहती है। कल का दिन कैसा होगा? क्या कल मैं जिंदा रहूंगा? ये जो मन में डर है, कल क्या बुरा होगा या कल कुछ अच्छा होगा, ये जो सोच चलता रहता है, इसके लिए भ्रम फैलाने वाले जो लोग हैं वो अपना उस पर धंधा करते हैं जो कुछ होता ही नहीं है। तो बात यह है, इसलिए सबूत नाम की एक चीज आती है कि आप जो बोल रहे हैं उसका सबूत क्या है। अब भविष्य का सबूत तो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जो घटना होने वाली है अगर हुई नहीं है तो उसका सबूत क्या होगा। लेकिन दूसरी बात यह होती है कि वर्तमान में एक घटना हो रही है, घट रही है, या भूतकाल में जो घटना हो चुकी है उसके तो सबूत होते हैं, मिले ना मिले लेकिन कुछ ना कुछ तो सबूत होता है। तो इसलिए जो घटना हो गई है उसके सबूत तो हमारे पास होते हैं या हम ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर भूतकाल में भी या वर्तमान काल में भी अगर जो घटना हुई नहीं है ना घट रही है, उसके आरोप हम करें, उस पर चर्चा करें, तो उसका सबूत होना तो चाहिए। अगर आपको मैं बोलूं कि आप बंदर हो, तो आप मुझे पूछेंगे बंदर तो साबित तो कर। किस ढंग से मेरी कोई धूम है? बंदर को तो धूम होती है, मुझे धूम का है आप पूछोगे। इसीलिए सबूत होता है। लेकिन कुछ लोग इतने पागल होते हैं, सरफिरे होते हैं कि बोलेंगे तू बंदर नहीं है, ये तू ही साबित करना। अब मैं क्या करूं? मैं बंदर नहीं हूं, ये साबित करने का चैलेंज मुझे दिया जाए, ये अजीब मामला नहीं लगता? अगर तुम आरोप कर रहे हो तो उसके सबूत तुम्हें देने चाहिए, मैं क्यों दे दूं? क्योंकि मुझे मालूम है मैं इंसान हूं, मैं बंदर हूं नहीं। लेकिन आरोप करेंगे, उस पर बवाल खड़ा कर देंगे, और किसी ने पूछा कि सबूत क्या है, तो सबूत तो तुम ही दे दो कि तुम बंदर नहीं हो, मुझे लगता है कि तुम बंदर हो। तो जब ऐसा कोई बात करता है, इस ढंग के आरोप करता है, तो हमें एक चीज करनी चाहिए, उसको बोलना है हमें कि भैया तू ही बंदर है, इसलिए तो बंदर जैसी बात कर रहा है। जिस शब्दों में तू बोल रहा है वो बंदर की भाषा है। इस ढंग का उल्टा आरोप करो तो वो गुस्सा हो जाएगा। अब बोलना कि तू जो बोल रहा है उसी स्टाइल में, उसी रूल से, तू बंदर नहीं है ये तू ही प्रूव करना, वरना तो तू बंदर है। अगर तू मुझे बंदर कहेगा तो तू भी मेरे लिए बंदर है। इस ढंग का आर्गुमेंट करना जरूरी होता है, वरना झूठ फैलाने वाले हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगते, जो आजकल हो रहा है। अगर ये बचकानी हरकतें या पागलपन समय पर हमारे कानून और अदालतों ने रोका होता, तो आज जो वोट चोरी का या आरोप, अलग अलग आरोप हो रहे हैं, याद है ना आपको? चौकीदार चोर है,
राफेल में करोड़ों रुपए का घोटाला होगा, इसका कोई सबूत आज तक आया? लेकिन आरोप चलते रहते और नए नए आरोप आते रहते। अब वोट चोरी का आरोप हो गया, तो अब ये एक बात हो गई कि ये मामला जैसे राफेल का मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जैसे इंसान पर सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन यशवंत सिन्हा और अरुण पुरी जैसे, अरुण शौरी जैसे समझदार लोगों ने वो सीरियसली लिया और सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में इनको मुंह की खानी पड़ी। राहुल गांधी तो सुप्रीम कोर्ट गए नहीं थे, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए नहीं, क्योंकि उनको मालूम था वो झूठ फैला रहे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट, राहुल गांधी आरोप करते हैं, झूठे आरोप करते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं, लेकिन सबूत का मामला आया तो हाथ खड़े कर देते। और बिल्कुल यही बात हमें समझना जरूरी है, और आहिस्ता आहिस्ता अदालतें भी ये समझने लगी है। अब ये वोट चोरी का मामला आया, उसके लिए आधार क्या लिया? अरे महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, तो अचानक से 6 बजने के बाद जो आखिरी टर्म समय था, उसमें 56 लाख वोटर कैसे बढ़ गए? 56 लाख लोगों ने। अब ये बात की जाती है तो एक एक झूठ कैसे बोला जाता है कि 56 लाख वोटर किसी एक बूथ पर नहीं आए, एक चुनाव क्षेत्र में नहीं आए। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 लोकसभा सीटें, 288 क्या बोलते हैं उसको, विधानसभा की सीटें, और हर चुनाव क्षेत्र में 800,000 बूथ है। तो जब आप बोलते हो कि 76, एक समझो 1 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास अगर बूथ है चुनाव में महाराष्ट्र के, तो 56 लाख का मतलब ये होता है कि एवरेज हर बूथ में सिर्फ 56 लाख लोगों ने, सॉरी, हर एक बूथ में सिर्फ 56 लोगों ने 6 बजे के बाद वोटिंग की है। जो उस समय 6 बजे गेट पर आ गए, उनको अंदर लेके गेट बंद कर दिया गया। तो उस बूथ में, एक बूथ में 56 लाख वोट नहीं बढ़े, कई 150 हो गए, कोई 25 हो गए, कई 56 हो गए, कोई 78 हो गए। तो कुल मिलाकर 56 लाख लोगों ने ज्यादा 6 बजे के बाद वोट किया। लेकिन जब आंकड़े होते, मार्क ट्वेन जैसा एक बुद्धिजीवी, उसने कहा है कि एक सरासर झूठ होता है, एक सरासर झूठ होता है, एक सीधा साधा झूठ होता है, और उससे भी डेंजरस अगर कोई बात है तो उसको स्टैटिस्टिक्स करते कहते हैं, आंकड़े या डेटा कहते हैं। ये मेरी बात नहीं है, मार्क ट्वेन की 60-70 साल पुरानी बात है। ये बड़ा लेखक और विचारवंत चिंतक था। तो वो कहता है कि झूठ से भी बड़ा झूठ अगर कोई है तो वो स्टैटिस्टिक्स होता है, डेटा होता है। और ये जो सब बड़े बड़े बोलने वाले कांग्रेस के सेक्युलर नेता है, अलग अलग पार्टियों के, ये पत्रकार संपादक, वो बोलेंगे डेटा किधर है, डेटा किधर है? वो डेटा पर भरोसा करते हैं। और मार्क ट्वेन बोलता है डेटा यानी स्टैटिस्टिक्स ये सबसे बड़ा झूठ है। अब ये झूठ क्यों बोलता है, झूठ क्यों बोलता है? तो ये समझ, अब मैं आपको बता दूं कि 2014 का जो चुनाव हुआ था, देखो स्टैटिस्टिक्स, आंकड़ों से आपको कैसे उल्लू बनाया जा सकता है। जब 2014 का चुनाव हो गया, मोदी जी ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, उस वक्त बीजेपी को 31% से ज्यादा वोट मिले थे। 2019 में वो बढ़कर 38% हो गए। तो 2014 से लेकर 2019 के चुनाव तक एक बात बार बार सब सेक्युलर बोलते थे कि मोदी को 31% वोट मिले हैं, उसका मतलब 69%, 69% लोगों ने मोदी के खिलाफ वोट दिया। अब ये झूठ कैसा है समझ लो। मोदी
सिर्फ बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ रहे थे, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए नाम का गठबंधन लड़ रहा था। और वो गठबंधन जो था, उस गठबंधन में जितनी पार्टियां थी, उनके हर उम्मीदवार को जो वोट मिला है वो मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए मिला था। अब सोचिए कि एनडीए को 2014 में 44% वोट मिला था, यानी मोदी को ना चाहने वाले भी हम समझे बचे तो वो 56% था, ना कि 69% था। हाँ, अब देखिए 2019 की बात आई तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखो बीजेपी को 38% वोट मिला तो 62% मोदी के खिलाफ है। लेकिन वो भी बात झूठ थी, वो भी बात झूठ थी, क्योंकि एनडीए को, यानी मोदी के नेतृत्व वाला गठबंधन जो था, जो मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, उनको तो कुछ 46-47% वोट मिले थे। तो आंकड़े गलत ढंग से पेश करके आपको कैसे उल्लू बनाया जाता है, वो आप समझो कि दिखने में आंकड़े तो सच लगते, लेकिन उससे जो मायना निकालने की कोशिश होती है वो सरासर झूठ होता है। अब आइए 224 में, 224 में जब बीजेपी और मोदी की पार्लियामेंट की संख्या 240 हो गई, 240 हो गई, तो कोई परसेंटेज पर नहीं बोल रहा है। 2014 और 2019 में जो सेक्युलर बुद्धिजीवी संपादक या कांग्रेस के नेता वगैरह वोटिंग परसेंटेज पर बोल रहे थे, वो अचानक आंकड़ों पर आ गए, क्योंकि आंकड़ा बहुमत से कम हो गया तो आर्ग्यूमेंट आंकड़ों पर शुरू होने लगा कि मोदी ने तो बहुमत गंवाया है। लेकिन मोदी के पास 2024 में 37% वोट था, सिर्फ 1% वोट 19 से घट गया था। तब ये परसेंटेज पर नहीं बोलेंगे, यानी जब इनकी सुविधा की बात हो तो ये लोग परसेंटेज पर बोलेंगे। अब जब परसेंटेज की बात सुविधाजनक नहीं है तो बात सीटों पर आ जाएगी। तो ये तरीका होता है, ये तरीका होता है। मुझे वो फिल्म का गाना याद आता है, मुझे फिल्म याद नहीं आ रही है, एक गाना था, शायद अरुणा ईरानी वगैरह कोई गा रही थी, ऐसा दिखाया है। आपने 100 इल्जाम लगाए, आपने 100 इल्जाम लगाए, वो मेरे नाम लगाए, कहिए कुछ और, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। आप जो मोदी पर आरोप लगाने वाले हैं उनको समझे, देखे, बारीकी से देखे, तो आपको पता चलेगा ये आज की बात नहीं है। 2002 से मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद 2002 में जो गुजरात में दंगा हुआ, वहां से लेकर आज तक ये लोग रोजाना रोजाना मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। इनको मौत का सौदागर कहा गया, चोर कहा गया, चौकीदार चोर कहा गया, जितने आरोप है लगाते रहे। लेकिन एक भी आरोप आज तक किसी भी अदालत में साबित नहीं हो पाया। ना कि 3-3 एसआईटी, जब मुख्यमंत्री थे मोदी, 3-3 एसआईटी अपॉइंट की गई, क्या निकला? कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। 3 बार विधानसभा और 3 बार लोकसभा जीतकर अगर इंसान मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो उसको चोर बोलते हैं और रोज आरोप चल रहा है। और जितने मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, तब से जितने आरोप और सबूत निकले हैं, वो नेहरू से लेकर इंदिरा जी से निकलकर राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक आरोप निकले हैं, उसके सबूत सामने आए। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, उसका मतलब समझो। बिल्कुल यही बात कल परसों सुप्रीम कोर्ट में हो गई। पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी ने एक नया ड्रामा शुरू किया है कि वोट चोरी रोको, वोट का अधिकार। कल तक जो ईवीएम पर डाउट कर रहे थे, अब वोटर लिस्ट पर आरोप करने लगे और बार बार जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, इनको धक्के मारकर भगा देती है।
वही कपिल सिब्बल, वही अभिषेक मनु सिंघवी, ऐसे लोग रोज, मुझे तो लगता है, आपको याद होगा एक रुदाली नाम की फिल्म थी, राजस्थान की बैकग्राउंड पर थी, जहां सरदार, वो अमीर लोग होते हैं, उनके घर में कोई मर जाता है और बुढ़ा है, मर गया, तो किसी को रोना तक नहीं आता, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए वो भाड़े से पैसा देकर रुलाने वाले लोग बुलाते हैं, जिसको रुदाली कहा जाता है। वैसे मुझे लगता है कि ये नेहरू गांधी परिवार जो है, वो स्वतंत्र भारत का सबसे पहला राजनीतिक परिवार है। उनके घर में रोने के लिए किसी को नहीं बुलाते, शायद जूते खाने के लिए भाड़े से लोग बुलाए जाते। किसी को कोर्ट में जाकर जूते खाने हैं, गांधी परिवार के लिए। किसी को पब्लिक मीटिंग में जाकर जूते खाने हैं, गांधी परिवार के लिए। तो हमें रोना नहीं आ रहा है, इसके लिए भाड़े से लोग रोने वाले लाना, और हमें जूते खाने से शर्म आती है या हिम्मत हम में नहीं है, तो अपने लिए जूते खाने वाले लोग खड़े कर देना। ये जो तरीका गांधी परिवार ने नए सिरे से बनाया, उसका ही एक नमूना अभी अभी कोर्ट में आ गया। कोर्ट ने एक तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, या जो कांग्रेस के वकील थे, उनको भगा दिया कि आपके कहने में कोई दम नहीं है। अगर आप वोट चोरी की बात बोल रहे हो तो एसआईआर सही है, क्योंकि वोटर लिस्ट नए सिरे से बनाई जा रही, उसका स्वागत करो। फिर बोलेंगे नहीं नहीं, उसमें ही गड़बड़ हो रही है। तो गड़बड़ जहां हो रही है, वहां जाकर अपने पार्टी के कार्यकर्ता को काम में लगा दो और वो सुधार, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि बस झूठे आरोप लगाना है। झूठे आरोप लगाना यही अब कांग्रेस पार्टी का काम बन चुका है। और राहुल गांधी को हर दिन एक नया आरोप सूझता है और बाकी पार्टी उस पर दौड़ना शुरू करती है। कोई जूते खाने जाता है, कोई गाली खाने जाता है, कोई अपमान उठाने जाता है। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।